जय हिंद प्यारे दोस्तों। देखिए, आज हम लोग चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता क्या है? हर एक देश में राष्ट्रवाद है। अगर जो उस देश में देखिए, भारत क्या राष्ट्र यानी कि समझिए तो लोकतंत्री देश है। भारत में प्रधानमंत्री सभी का शासन चलता है। लेकिन पहले, आज से बहुत दिन पहले यानी 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। उससे पहले भारत में क्या था? गुलामी था। हम लोग जानते हैं अंग्रेजों ने हम पर राज किया बहुत दिन तक। लेकिन अभी जो आजादी का महोत्सव जो मनाया जाता है, तो उसमें लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि हाँ भैया आजाद करवाया। अरे भैया उस चीज को देखिए, फॉर्मेलिटी नहीं निभाइए। कितने वीर जवानों ने हमारे देश के शहीद हुआ, कितनी माँ विधवा हुई, कितनी बहन को भाई उजड़ गए, कितने पत्नी को सिंदूर उजड़ गया। तो हम लोग उस चीज को समझते हैं। आजकल का बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को, इस बातों को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी होता, जन गण मन होता, एक तरफ बैठे रहता। ये राष्ट्र ध्वज का अपमानित है, इस अपमान को सहना नहीं चाहिए। लेकिन लोग को मेंटेलिटी बदल रहा है। सिर्फ क्या बोले अब हम। आइए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, और सब बातें तो बाद में होते रहेगी। तो ये राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में पहले राष्ट्रवाद नहीं था। और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। ये आजादी के बाद भारत में राष्ट्र का उदय हुआ। पहले भारत में 552 रजवाड़े थे। एक रजवाड़ा दूसरे रजवाड़ा को बहुत कम जगह दोस्त मिलेगा, अधिकतर दुश्मनी ही मिलता है। ठीक है, तो उसमें से देखिए, अब जब कोई भी घर का टुकड़ा 552 खंडों में बट जाए, तो उस घर का क्या माहौल रहेगा? अजीब प्रकार से, जिस तरह से घर बंटवारे के बाद बदल जाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जारी करता है, उसी तरह पहले था। पहले तो इतिहास में पढ़िएगा तो एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, तो उस चीज नहीं था। अंग्रेज, देखिए पहले अंग्रेज आया, अंग्रेज से पहले भी बहुत सारा चीज है। अंग्रेज आया लेकिन बहुत दिन शासन कर लिया। अंग्रेज रहने के पर्पज से नहीं आया, लूटने के पर्पज से आया। लेकिन अकबर और लोथे रहने के पर्पज से आए। रहना और लूटना में अंतर होता है। अगर जो कहीं पे आपको जाके रहना है, तो उस क्षेत्र का विकास करिएगा, उस जगह का विकास करिएगा। और लूटना है तो हमको क्या मतलब है, क्षेत्र विकास हो या ना हो, सिर्फ हमको पेट भरना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चैप्टर की ओर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। किसी भी देश में राष्ट्रवाद है तो उस देश का जो लोग है, उसका भूमिका बनता है कि जो अपना देश का एकता बनाए रखें। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। भारत गुलाम था तो भारतीयों को पता ही नहीं चला कि भारत गुलाम है। बहुत दिन के बाद पता चला 1857 में कि भारत गुलाम है। वो भी कैसे? मंगल पांडे जी द्वारा, उसके बारे में पिछले क्लास में दे चुके हैं। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ मंगल पांडे जी के द्वारा। तो ये उस समय भी विफल होने का कारण यही था कि भारत में एकता नहीं थी। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग, ऐसे मानिए कि अगर जो एक घर में 5 व्यक्ति है, पांचों एक एक करके लड़े दूसरा देश से, तो वो हार जाएगा। लेकिन पांचों मिल के जब लड़ाई करेगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, अगर जो कोई जमीन किना तो 50,000 किया तो 2.5 लाख। ऐसे एक व्यक्ति का औकात नहीं होता कि 2.5 लाख देते, वही पांचों मिल जाएगा तो 2.5 लाख देगा। 1857 की क्रांति का हारने का यही रीजन मेन था कि हम लोगों में एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। अभी भी हालांकि कुछ अभाव देखने को मिलती है। तो हमारे देश में एकता का बनाए रखें। जो भी हो, धर्म से मतलब नहीं रखिए, देश से मतलब रखिए। ठीक है, आइए पहला जो क्रांति हुआ 1857 में हुआ। ये मंगल पांडे जी द्वारा शुरुआत हुआ। देखिए 1857 में भी झांसी की रानी अलग लड़ रही थी, वीर कुंवर सिंह अलग लड़ रहे थे, टाटा टोपी अलग लड़ रहे थे, मंगल पांडे जी अलग लड़ रहे थे। अगर जो सभी एकजुट होकर लड़ते तो उसी समय हम लोगों को आजादी मिलता। लेकिन उस समय भी कुछ हिंदुस्तानी अंग्रेजों के
नहीं बोलता चट्टू होता है किसी तरह से, यानी बोले तो एक तरह से कुत्ता अंग्रेजों का था। तो वही सब उन्हें जो अंग्रेजों का सपोर्ट किया। क्या हम लोगों को अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए था? नहीं चाहिए, क्योंकि उसने हम लोगों पर शोषण किया, शोषण कर लिया। उड़ाने के उद्देश्य से नहीं आया था, लूटने के उद्देश्य से आया था। लूटना और रहना अंतर होता है, ठीक है। गांधी युग देखिए, इस चैप्टर में जो प्रोसेस है उसी से चलता है। अब 1857 से उठाएंगे तो बहुत सारा चीज होगा, लेकिन जो हम चैप्टर में बातों लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी युग देखिए, गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उसके बारे में अलग टॉपिक आएगा कि गांधी जी के बारे में पढ़ना है। चंपारण सत्याग्रह अलग से पढ़ना है, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, चौड़ा चौड़ी कांड, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, क्या इसमें है क्या पढ़ने का, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1922 में चौड़ा चौड़ाई 15 फरवरी 1922 को गोरखपुर की पुलिस में ये घटना घटी। 22 पुलिस वाले को जिंदा जलाया गया। उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। सबनी अवज्ञान आंदोलन 1930 से 1934 तक चला इस किताब के अनुसार। भारत छोड़ो 1942, ये सारा डेट आप रखिए क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था? देखिए, कोई भी चीज या तो कोई भी देखिए दुकान है या कोचिंग संस्था है या किसी का चैनल है, कुछ भी उसका प्रोग्रेस करने का एक रीजन होता है। बट कोई किसी चीज का रीजन होता है, जैसे कि जियो का सिम रीजन है क्यों कि इतना डेवलप क्यों किया, क्योंकि जियो का जो मालिक है उसने कुछ समयों के लिए 6 महीना साल भर के लिए फ्री कर दिया। अंग्रेजों ने भी यही चाल चला था अपने लोग पर। वो मान के चलो चाय भारत में नहीं था तो फ्री में पिलाता था कि आज भैया पीजिए, आदत लग गया तो पैसा लेने लगा। सब कुछ यही होता, दारू दोस्त पिलाता है, अरे यार लगाने पे क्या होगा। दारू तो दोस्त पिलाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही दोस्त कहेगा पिलाओ नहीं यार, कहा इतना पैसा है, कहा करेगा पैसा का, ठीक है। तो गलत संगत से दूर रहिए, अपना भर कोशिश करिए कि संगत गलत ना हो, ठीक है। बाद में सफलता मिले या ना मिले ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मेहनत खूब करिए। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पहले भारत राष्ट्रवाद का उदय का बहुत सारा कारण है, 10 कारण हम लिख के लाए आपके बीच। पहला कारण था अंग्रेजी साम्राज्य का विरुद्ध असंतोष। जो अंग्रेज हमारा भारत को चला रहा था उससे भारतीयों की खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी भैया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जो आप पर आपके घर पे पड़ोसी वाला शासन करके बताएगा कि नहीं तुम ये अंगा शर्ट नहीं पहनोगे, ये शर्ट पहनोगे, तुमको खुश नहीं। लेकिन यही छोटा मोटा भी कमा रहा 400-500 और अपने से पहन रहा, अपना से यूज कर रहा, तो खुशी मिलेगी। इसलिए भारत राष्ट्रवाद का उदय, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, माने कि अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों की इच्छा नहीं थी कि हम संतुष्ट है उसकी, वो जो कर रहा है उससे के अनुसार चलेंगे, संतुष्टि है नहीं। पहला असंतोष था असंतोष रजवाड़े। अंग्रेज डायरेक्ट शोषण हम सब पर नहीं करता था, इनडायरेक्ट करता था। अंग्रेज रजवाड़ों में मिलता था, राजा लोग हमसे टैक्स वसूल के उसको उनको दिया करते थे। महाजन पद, कृषक, मजदूर, ये सब अंग्रेजों से नाखुश था, समझिए तो नाखुश माने खुशी नहीं थी। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक माने होता पैसा, अंग्रेज जो था वो पैसा बहुत शोषण कर रहा था। आर्थिक कारण क्या था? देखिए, छोटा मोटा रोजगार करने वाले को अंग्रेज ने पूरा खत्म करके धर दिया था। तो कृषि और कुटीर उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया। कृषि और कुटीर उद्योग, कुटीर में होता छोटा छोटा उद्योग, जैसे खिलौना बनाना है, मिट्टी का जो भगजोगनी उजोगनी बनाना है, ये सब बहुत छोटा उद्योग। बीड़ी बनाते हैं लोग, महिलाएं सब। पहले जमाने में लोग महिलाएं बीड़ी, अभी भी बीड़ी तो ऐसे बनते का, सूटर पहनती थी, ये सब छोटा उद्योग। चाक चला के कपड़ा बुना ही होता था। आर्थिक कारण क्या था? ये सब छोटा उद्योग। किसान पर लगान एवं कर्ज, किसानों का शोषण सरकार करते थे। किसान पर इतना कर्ज ठोक दिया, जैसे मान के चलो 4 बीघा खेत है तो उसको लगान जो था पैदा से ज्यादा, इनकम से ज्यादा। आप देखिए, आप अगर जो 50,000 का महीना कमाते हैं, मान के चलो सरकार बोल दिया कि आपको 30,000 रुपया, 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 हमको देना पड़ेगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा।
भैया हम मेहनत करके लाते हैं, सरकार को क्यों दे? तो वही बात है, किसानों का लगान एवं कर्ज, लगान भी दोगुना कर दिया। पहले तो सिस्टम नहीं था बोरिंग से नहर से, तो कृषि होती थी भी नहीं होती थी, सूख जाते थे। तो उस समय ये लगान जो था बहुत फेमस था कि भाई किसानों का बोझ कैसे कम किया जाए। तो लगान जो है, लगान एक मूवी भी आई है, उसमें देखिएगा। तो पहले अंग्रेज के समय में भारत की स्थिति दयनीय थी। नील की खेती बलजौड़ी किया जाता था, गातरा बलजौड़ी, कपास कपास कपड़ा उद्योग का नष्ट हो गया। अब जब आया भारतीय अंग्रेज, तो पहले कपड़ा उद्योग पे ना, यहाँ पे भारत में क्या होता था, छोटा मोटा चाक से दिन भर में एक कपड़ा बुनता था। लेकिन अंग्रेज आया तो कपड़ा का मिल खोला, तो हम लोगों को रोजगार छिन गया। ठीक है, उसी तरह कपड़ा का उद्योग नष्ट हो गया। बिहार भारत में जो था छोटा मोटा उद्योगपति बंद कर दिए। बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर श्रमिक बन गए। बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, जो कपड़ा छोटा छोटा रोजगार करते थे कि भैया कपड़ा बुने लेगा, तो उस सबका ठीक ठाक धंधा चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो फैक्ट्री लेके आया बहुत बड़ा, तो वो जब एक दिन में एक आध कपड़ा बना दिया, हम लोग एगो बनाते थे, तो क्या हुआ, जो बुनकर था कपड़ा बुनने वाला वो मजदूर बन गया। बंधुआ नहीं, बंधुआ मजदूर तो दूसरा क्षेत्र में, मजदूर बन गया, तो उसका बिजनेस छिन गया, हो गया बेरोजगार आदमी हो गया, तो विद्रोह किया। भारत में का कच्चा माल इंग्लैंड भेजने जाने लगा। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी कच्चा माल। भारत किसी देश से कुछ सामान को इनपुट आउटपुट करिएगा तो फायदा होना चाहिए दोनों देश को। ये अंग्रेज का शासन था, ये सारा कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। 1882 में सरकार ने सूती वस्तुओं पर आय हटा दिया। कोई भी देश, विदेशी देश अगर जो किसी देश पे आय कर हटा दे, मान के चलिए कि आप अभी हाल फिलहाल में टेस्ला कार आया, 35 लाख का कार था, मोदी जी बोले नहीं, अगर जो भारत में लाना है तो 35 लाख टैक्स देना पड़ेगा, तो चलेगा। 70 लाख में कौन कार लेगा? कोई नहीं लेगा कार। देखिए, उसी तरह से सूती वस्त्रों से आय का कर हटा दिया। ठीक है, आइए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आया, तब पहले तो लोग अंग्रेजी बोलता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आया तो समझिए, राज एक मिनट पढ़ के सुनाते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ने भारतीयों को मानसिक जुड़ाव समाप्त कर दी। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आया तो हम लोगों भी अंग्रेजी बोलने लगे, तो उसकी बातों को समझना चालू कर दिए। तो अब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के, फ्रांस एवं यूरोप के अन्य महान क्रांतिकारी परिचय पर रूस होते। अब बहुत, जिस समय भारत आजाद गुलाम था, उस समय अदर देश भी लड़ाई लड़ रहा था, रूसो, गेरिबाल्डी, ये सब था। तो हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी शिक्षा आया भारत में, तो अंग्रेजी शिक्षा और बहुत महान महान क्रांतिकारी को हम लोग पढ़ना चालू कर दिए। गेरिबाल्डी, दार्शनिकों के क्रांतिकारियों के विचार का प्रभाव उन पर पड़ा। वे भी अब स्वतंत्रता, समानता और नागरिकता के अधिकार को प्रति चेतना हो गए। जब हम लोग अंग्रेजी में अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज लेकर आया, तो कुछ हद तक हमको फायदा हुआ कि विदेशी किताब से रूसो ने लिखा, गेरिबाल्डी ने लिखा, बिस्मार्क ने लिखा, वो सारा किताब हम लोग पढ़े। हमारे अंदर एक अद्भुत क्रांतिकारी उत्पन्न हुआ कि नहीं, हम जब गेरिबाल्डी अपना देश इसे उसको कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगत सिंह किताब पढ़ते थे और लिख भी देते थे, ऐसा ऐसा बात बोलते थे, लिखते थे कि मनुष्य के अंदर में ना आग ज्वाला उत्पन्न हो जाए, ऐसे थे। ठीक है, अब मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग क्या हो गया भैया? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। इसमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षक प्राप्त और प्रशासन से जुड़े लोग थे, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, राजकीय कर्मचारी आदि। आरंभिक काल में यह वर्ग सरकारी नीतियों के हिमायती के अंदर धीरे धीरे वर्ग दृष्टिकोण से बढ़ा। अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षा आया तो अब देखिए, गांधी जी भी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से बलिस्टर बन के आए, तो उस समय अंग्रेजी पढ़ लिए और
वकील, डॉक्टर सब लोग क्या किए, तो धीरे धीरे वो सब पूरा अंग्रेजी को मध्य वर्ग में उदय हो गया। साहित्य एवं समाचारों का उदय। देखिए, जब साहित्य या समाचार निकला तो देश में कोना कोना तक खबर फैला। देखिए हम लोग पढ़ते हैं साहित्य एवं समाचारों का योगदान। राष्ट्रीय चेतना जागरूकता करने का प्रेस में और साहित्य के भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखिए, राष्ट्रीय चेतना, भारत को ये बात बताने के लिए कि भारत गुलाम है, हमको प्रचार करना पड़ा, पेपर में देना पड़ा, प्रेस में छपाने लगा। ठीक है, तब हम लोग जाने कि भैया दिल्ली पे तो मोबाइल व्हाट्सएप था नहीं, तो कल घटना घटा दिल्ली में, मान लिया जाए कि कल 50 आदमी मारा गया, हम लोग का खबर आया पेपर में, तो पेपर भी आया तो हम लोग बिहान या एक दिन के बाद जानकारी मिलते थे। हम लोग अपना रिजल्ट पेपर में देखे थे, आप तो मोबाइल में देख लेते हैं। ठीक है, समाचार एवं पत्र का नियंत्रण किया। आप समझिए, इस प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शास्त्री चिदम्बरम, भारतीय अब ये सब व्यक्ति जो था पूरा एकदम पेपर में छापना शुरू कर दिया कि भारत अंग्रेजों बाहर जाओ, हमें भारत आजादी चाहिए। ठीक है, तो इससे हुआ कि साहित्य समाचार पत्रों का योगदान, इसी से हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला, पूरा प्रचार करने का मौका मिला। अब क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। कोई भी धर्म अपना परिवर्तन नहीं करना चाहते। अंग्रेज आया, सती प्रथा को बंद करो। भैया सही बात है कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब पति मर गया तो इसमें पत्नी का क्या दोष? पत्नी का कोई दोष नहीं, उसको बांध के जलाया जाता था। ये कुरीतियां थी हमारे समाज में, मूला कर जैसे कुरीतियां थी। विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, बहुत सारा कुरीतियां थे, उसको सुधारा अंग्रेज, ये ठीक काम किया। लेकिन किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो धर्म का मैटर दूसरा मैटर बन जाता है। तो क्या क्या सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार, अंग्रेजों ने धार्मिक सुधार किया, सामाजिक धार्मिक सुधार। ये राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी राष्ट्रीयता का भावना विकसित की। इस समय तक भारतीय समाज एवं धार्मिक कुरीतियों को और रूढ़ियों को ग्रस्त हो चुके थे। इसके सुधार लाना आवश्यक था। बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद प्रयासों से नई चेतना जीवित हुई। ब्रह्मा समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन, एकता समाज की, स्वतंत्रता की भावनाओं को जागृत हुआ। अब समझिए, कोई भी व्यक्ति, जब स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब क्या किया, हमारे सामाजिक सुधार के बहुत बढ़िया बेटर काम किए लोग, आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन किए। तो स्वामी विवेकानंद जो थे मूर्ति पूजा पे विरोध की, तो बात की बात है, यही सब चला। तो हमारे देखिए, कोई भी चीज को विद्रोह करने का एकाएक थोड़ा है कि मान लीजिए कल कोई भी चीज आया आज विद्रोह, वो बहुत बड़ा गलत होता है, तब होता है। किसी चीज को हावी होने में समय लगता है और किसी चीज को हावी से हटकने में समय लगता है। जिस तरह हमारे समाज में आज से 100 साल पहले जाति पाति को बहुत बड़ा मान्यता मिलता था, लेकिन अभी के समय में कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, पहले भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में नहीं बैठने मिलता था, बहुत सारा चीज है कि भाई मुसहर के घर में पंडित जी नहीं जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एकाएक थोड़ी चेंजिंग आएगा, नहीं आ सकता चेंजिंग, क्योंकि हमारे समाज में जो है लोग यहाँ समाज से पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। ठीक, अभी तो कुछ हद तक ठीक नहीं है। पाश्चिमिक सभ्यता संस्कृति का संपन्न, पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का संपर्क में आने तथा पाश्चिमी जगत के परिचित होने का कुछ भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचार के हुआ। तो अंग्रेजी सीखे तो हमको बहुत सारा फायदा हुआ। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी ने लोगों को दर्शन प्रेम का भावना में बढ़ावा दिया।
प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति का उजागर करने में अनेक प्रमुख यूरोप विद्वानों जैसे विलियम जेम्स, मैक्स मुलर, मेनियल विलियम्स, चार्ल्स विलियम्स 1784 में स्थापित, ये समझिए, आरजी भटनागर इत्यादि महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलियम जेम्स के प्रयासों से कलकत्ता 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी के रूप में अनेक भाषाओं में अनुवाद किया। प्राचीन लिपियों और अभिलेखों को पढ़ा गया एवं ऐतिहासिक स्थानों एवं समाजों को खोज की गई। देखिए 1784 में भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, उससे हम लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। ठीक, अब प्रजाति विविधता की नीति, प्रजातीय विविधता की नीति, इसमें क्या होता था, प्रजाति दूसरे जाति को एक जाति को मान्यता नहीं मिलती थी, बहुत कठिनाई से जीवन चल रहा था। अब क्या सरकार की प्रगति में नीतियां, अपना सरकार की जो नीतियां थी चलाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राजनीतिक एकीकरण, देखिए भारत का राजनीतिक एकीकरण बढ़िया समझते हैं। भारत में अंग्रेजों का उग्र समाजवादी नीति अपनाए। भारत में उग्र समाजवादी, उग्र मैंने समझ रहा है, विद्रोह नीति अपनाए। वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी ने, तो लॉर्ड डलहौजी बहुत खराब भी काम किया तो मानिए बहुत बढ़िया भी काम किया। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया, एक राज्य को हड़पना, लेकिन ट्रेन डाक ये सब, लेकिन ट्रेन लाया ये अपने फायदे के लिए, लेकिन हमको भी हुआ कुछ कुछ। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देशी राज्यों का अंग्रेजी अधिक सत्ता में ले लिया। इससे एक प्रकार में भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण बहुत पूरे देश में एकमात्र सूत्र में बांध गया। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी एलिजाबेथ जो भारत का जो शासन था वो अपने कब्जे में ले लिया, बागडोर खुद संभालने लगी और शासन इंग्लैंड से डायरेक्ट होने लगा। फिर वहां से चांसलर आता था, फिर लॉर्ड कर्जन, यही सब आया, पर नियुक्ति होकर पोस्ट में लेकर आता था। ठीक है, अब आइए भारत का राजनीतिक एकीकरण पर। अब समझिए यहां से समझने वाली बात क्या है। अब देखिए राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। अब हमारे देश में राजनीतिक संस्थाओं, कांग्रेस की स्थापना हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, सब मिले एक दूसरे से जानकार हुए, तब हमारा देश आजाद हुआ। देखिए अंग्रेज बहुत तक शासन किया। एक बात समझते हैं, हम पे ज्यादा शासन किया अंग्रेज, हम जब भी लड़ाई होता है पाकिस्तान से, ऐसा क्यों? कि हमारे अनुसार देखिए पाकिस्तान तो ठीक है भैया कि वो मेरा बगल का देश से लड़ाई होता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इंग्लैंड वाला से हम लोग बदला नहीं ले सकते हैं? इंग्लैंड से ले सकते हैं कि नहीं? हरदम पाकिस्तान के लिए सभी का 56 इंच का सीना होता है, कोई इंग्लैंड से भी बदला लो, क्योंकि उसने हम पर 300 साल शासन किया। अंग्रेज तो पाकिस्तान तो चलो भाई होता है, हाथापाई हो जाता है एक साथ रहने के बाद, लेकिन इंग्लैंड से कौन लेगा? हम लोग इंग्लैंड को क्यों नहीं दोषी मानते हैं? अगर जो इंग्लैंड हम पे शासन नहीं करता तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, या तो जाते या ना तो जाते, शासन नहीं करता बात की बात है, लेकिन हम लोगों को माइंड में सेट हो गया है, क्या करें। अब बर्नाकुलम प्रेस एक्ट ये जो आया वो पत्रकार पर जो था, पत्रकार पर शासन किया। एक सरकार के विरोध में कुछ तुम बोल दिया तो उसको हटाने के लिए 1878 में एक्ट आया, बर्नाकुलम प्रेस एक्ट। एक अमृत बाजार पत्रिका, उसको इतना बढ़िया हुआ कि उसको रातों रात अपना जो था भाषा बदलना पड़ा, कि हिंदी में लिखता था अंग्रेजी करना पड़ा अदर भाषा में, जो अमृत बाजार पत्रिका में। ठीक है, भारतीयों के हथियार रखने की भारतीय लोग को हथियार नहीं रखने की अनुमति मिलती थी।
और उसके लिए आर्मर्स एक्ट लगा दिया अंग्रेजों ने, आर्मर्स एक्ट 1879। यहाँ देखिए 78 यहाँ, 69 यहाँ। 78 में बर्नाकुलम प्रेस एक्ट को बोला गया कि जो मन सो नहीं छाप सकते हैं आप, जो हम बोलेंगे वही छापिए, ठीक है, बात है। आर्मर्स एक्ट आया 1879। इसमें क्या था, भारतीयों के हथियार नहीं रखना, भारतीय लोग हथियार नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अंग्रेज नहीं मरेगा ना। कैसे मर भी तो अंग्रेज ना मर भी, हमारे देश में बहुतों ने वीर हुआ, कितना को रोकिएगा, रोकिए, आजाद करके दिखा दिए कि नहीं। ठीक, सिविल सर्विस। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा अथी होगा कि भारतीयों को सिविल सर्विस में जाने के लिए नहीं दिया गया। एक थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी हमारे, वो पास हुए तब पर भी उसको सिविल सर्विस नहीं करने मिला। सोचिए पहले जमाने में सिविल सर्विस की परीक्षा इंग्लैंड में पढ़ता था, जो भरता था हमारे अनुसार जितना पढ़े हम अभी तक कोई एक सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो थे उसी ने सिविल सर्विस में परीक्षा में पास किया, बट उसको भी नहीं मिलने दिया। सिविल सर्विस भारतीयों के लिए प्रवेश नहीं था। क्यों नहीं था? कठिन परिश्रम परीक्षा और समय उम्र भी सीमा भी घटा दिया था, कुछ लिमिट कर दिया था 17-18 तक। जिस समय भारत में भूखमरी और अकाल था उसी समय में लॉर्ड इरविन ने दिल्ली में दरवाजा का आयोजन किया, भव्य दिल्ली दरवाजा। इसमें हमारे देश के बहुत सारे रुपये पैसे बर्बाद हुआ। क्या जरूरी है भैया, देश में अगर जो देखिए लूटने के लिए आया था तो हम सबसे क्या मतलब रखता, रहने के लिए आता तब न कुछ करता। जिस समय हमारे देश में देखिए भूखमरी अकाल था उस समय दिल्ली में भव्य दिल्ली दरवाजा का आयोजन किया। सोचिए किसी भी घर में अगर जो कोई स्टूडेंट हो जाए मर जाए तो वहां के घर वाला पूरी सब्जी मिठाई खाएगा, हमको लगता है खाना भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये लोग अंग्रेज था किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पार्ट कल लाएंगे, बहुत लंबा चैप्टर चलेगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।